Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Students, please pay attention. देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में प्रॉब्लम होती है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि उनको टाइम मैनेज करने का एक कंस्ट्रेंट रहता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वी एट SPM IS Academy आर स्टार्टिंग अ स्पेशल इवनिंग बैच फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। ये बैच 16 मई से स्टार्ट होगा। इसका टाइमिंग होगा 7 PM to 8:30 PM। इसमें बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा जिससे वर्किंग प्रोफेशनल्स की नीड को स्पेसिफिक तरीके से कैटर किया जा सके, ताकि आने वाला APSC CC एग्ज़ाम को आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से टैकल कर पाए। तो interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about virtual private network VPN, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 cyber security point of view. It is also important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो क्या होता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? इसको समझते हैं। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो हर एक वो डिवाइस जो इंटरनेट से हम कनेक्ट करते हैं उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस या IP एड्रेस दिया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ताकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो जैसे पुलिस हो गया, IB, रॉ, जो भी है, वो उस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर पाए। इन केस अगर उस डिवाइस से कुछ भी अनटूवर्ड एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो ये हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इसका IP एड्रेस होगा, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ शेयर किया जा सकता है। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसकी मदद से पता कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर डाटा कौन से डिवाइस से आया है या कौन से डिवाइस ने इस डाटा को इंटरनेट से लिया है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट एजेंसी से, हैकर्स से, स्नूपर्स से, जो आपके डाटा को चुरा सकते हैं, उनसे बचना है, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं VPN का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियां जो होती हैं, ये लोग एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट की मदद से। उस इनक्रिप्टेड कनेक्शन से कैसा होगा कि आपका IP एड्रेस किसी और के साथ रिवील नहीं होगा और कोई भी नहीं पता कर पाएगा कि आपने क्या डाटा डाउनलोड किया है या क्या डाटा फीड किया है। तो सरल सी बात है, अगर आप बिना VPN के, बिना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अगर इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिवील की जा सकती है। लेकिन अगर आप VPN का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके डाटा सिक्योर्ड हैं, आपकी प्राइवेसी सिक्योर्ड है। इनफैक्ट आप कौन सा वाईफाई हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं वो भी सिक्योर्ड है। और इन्फोर्समेंट एजेंसी, सरकार की इन्फोर्समेंट एजेंसीज या हैकर्स या स्नूपर से आप बच सकते हैं। सो ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, इट इज़ यूज टू हाइड ब्राउजर्स हिस्ट्री। आपने क्या हिस्ट्री देखी, क्या आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, IP एड्रेस या इवन आपका जोग्राफिकल लोकेशन। आप गुवाहाटी से बैठ करके सर्फिंग कर रहे हो, लेकिन आप जोग्राफिकल लोकेशन अपना न्यूयॉर्क सेट कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपना जोग्राफिकल लोकेशन गलत दिया है। तो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कुछ कंपनियां हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं। कुछ ही हैं दुनिया में, जैसे सर्फशार्क, प्रोटोन VPN, एक्सप्रेस VPN, नॉर्ड VPN एंड ऑल। अब ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आई हैं? क्योंकि हमारे देश की एक एजेंसी है CERT-in, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और CERT-in, इसने VPN कंपनीज़ के लिए एक स्पेशल गाइडलाइन रिलीज़ किया है। तो पहले देख लेते हैं CERT-in है क्या। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है CERT-in, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका मेन काम है कि हमारे देश के जितने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उसको साइबर अटैक से या हैकिंग से बचाए। नॉट जस्ट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनको ये सपोर्ट या हैंड होल्डिंग दे ताकि उनको साइबर अटैक से बचाया जा सके। सो ओवरऑल द पर्पस ऑफ CERT-in अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज टू स्ट्रेंथन
द साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ इंडियन इंटरनेट डोमेन। और इसी ऑर्गेनाइजेशन सर्ट इन ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक नया गाइडलाइन रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इन सारे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने कस्टमर का डाटा, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनका डाटा 5 साल तक मेंटेन करके रखना है। मतलब आज आपने इस पर्टिकुलर वीपीएन सर्विस की मदद से कुछ डाटा आपने इनपुट दिया या डाटा लिया फ्रॉम डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज, तो ये जो डाटा आज आपने ट्रांजैक्शन किया है ये डाटा 5 साल तक स्टोर करके रखना होगा इस वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को, एज़ पर द न्यू गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय सर्ट इन। नेचुरली जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट वो अपोज कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन पर्पस था वीपीएन का वो था प्राइवेसी को इंश्योर कराना। और अब 5 साल तक डाटा स्टोर करके रखने का मतलब है कि जो भी उसके कस्टमर्स हैं उसकी प्राइवेसी सिक्योर होकर के नहीं रहेगी। एंड दिस इज़ हाउ दीज वीपीएन service providers are claiming that this will lead to a total loss of privacy to their users, which was their unique selling point। आखिर VPN का पर्पस ही था कि अपने यूजर्स की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखें। अब उसके डाटा को अगर सिक्योर करके रखेगा 5 साल तक, तो कहीं ना कहीं सरकार कभी चाहे तो वो डाटा को ले भी सकती है, तो फिर यूजर को फ़ायदा क्या हुआ? हाउ डज द यूजर मेंटेन देयर प्राइवेसी? सो इस कारण से ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सर्टिन के इस गाइडलाइन का अपोज कर रहे हैं। इसी तरीके का एक सजेशन पिछले साल भी आया था, सितंबर 2021 में, लगभग 6 महीने पहले, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, उसने कहा था, रिकमेंड किया था भारत सरकार को कि ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं इनको पूरी तरह से इंडिया में बैन कर दिया जाए, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मदद से कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स या फिर काउंटर फीटिंग ग्रुप्स या हैकर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर हमें अपने देश की साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है तो वीपीएन सर्विसेज को बैन कर देना चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2011 के अपने प्रीलिम्स में पूछा था। सो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from health segment। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या होता है ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 के कई अलग अलग डाटा हम पहले भी कवर कर चुके हैं इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में। एक बार फिर भी देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये एक सर्वे है, हमारे देश में कराया जाता है हर 4-5 सालों में, जिसमें अलग अलग फैमिली से जा कर के, पूरे इंडिया के सारे फैमिलीज़ का डाटा नहीं लिया जाता है, कुछ सैम्पल फैमिलीज से जा कर के उनसे हेल्थ रिलेटेड, डेमोग्राफी रिलेटेड डाटास कलेक्ट किए जाते हैं। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया जाता है, इट इज़ कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस IIPS, विच इज़ मुंबई बेस्ड, एंड दिस इज़ नोडल एजेंसी फॉर सर्वे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सरल भाषा में कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंसेस IIPS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करता है। ध्यान रहे, इट डज नॉट कवर ऑल हाउस होल्ड, इट कवर्स ओनली रिप्रेजेंटेटिव, कुछ एक गिने चुने हाउस होल्ड से सर्वे करता है, क्योंकि इस तरह के सवालों में यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में फंसा सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कवर्स ऑल द हाउस होल्ड्स of a particular area and something like that, minded it does not cover all households। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर होता है, टाइम टू टाइम कराया जाता है। तो 4th सर्वे कराया गया था 2015-16 में, और 2020-21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 कराया गया है। कुछ कुछ डाटा तो अभी भी आ रहे हैं, 2022 में भी आ रहे हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 से रिलेटेड कुछ डाटा देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डाटा निकल के आया है, वो है रिगार्डिंग फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का सरल सा मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में एक वुमन कितने बच्चे जन्म देती है, दैट इज़ द सिंपल मीनिंग। तो अगर हम कहते हैं कि फर्टिलिटी रेट इज़ 2.2, इसका मतलब ये है ऑन एन एवरेज एक वुमन 2.2 बच्चों को जन्म देती है। अब एक वुमन 2.2 बच्चों को तो जन्म दे नहीं सकती, क्योंकि बच्चे फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। तो इसका सरल सा मतलब ये है, ऑन एन एवरेज का मतलब 10 वुमेन पे 22 बच्चे हैं।
या 100 वुमेन पे 220 बच्चे हैं। तो अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 देखा जाए तो हमारे देश की टोटल फर्टिलिटी रेट थी 2.2, यानी कि ऑन एन एवरेज वुमेन 2.2 बच्चों को जन्म दे रही थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में ये टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घट करके हो गया 2। अभी एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 इज नोन एज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का सरल सा मतलब ये है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाए किसी भी देश में तो फिर उस देश का पॉपुलेशन स्टैग्नेट कर जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो गया है, 2 हो गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने वाला है। उसमें भी अगर टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ओवरऑल तो 2 है, लेकिन अर्बन एरिया में इट हैज़ कम डाउन टू 1.6, जबकि रूरल एरिया में इट हैज़ कम डाउन टू 2.1। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एज पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 इज नोन एज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट इज दैट रेट विच इज सफिशिएंट टू मेंटेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन और स्टैग्नेट पॉपुलेशन। तो ये तो बात होगी फर्टिलिटी रेट की। आप देखो कि हमारे देश के अंदर फर्टिलिटी रेट कैसे आज़ादी की बाद से घट करके कहाँ से कहाँ पहुँचा है। आज़ादी के बाद जस्ट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस हमारे देश में फर्टिलिटी रेट 6 के आसपास हुआ करता था, मतलब ऑन एन एवरेज एक वुमेन के 6 बच्चे हुआ करते थे। इट हैज़ कम डाउन टू 2। ये 2015 में इट वॉज 2.2, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 2। अगर असम की बात की जाए तो असम के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी 2.1 से कम है, इट इज़ एट 1.9, यानी कि असम के अंदर भी आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी। अभी इस आर्टिकल में ये फर्टिलिटी रेट से जुड़े इन्फॉर्मेशन तो हम पहले भी देख चुके थे। इस आर्टिकल में बात की गई है अबाउट फर्टिलिटी रेट्स एसोसिएटेड विथ डिफरेंट कम्युनिटीज़। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट या जैन्स के अंदर फर्टिलिटी रेट क्या है, ये कम्युनिटी वाइज सेग्रीगेशन करके बताया गया। ओवरऑल फर्टिलिटी रेट इंडिया के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज़ को एक साथ देखा जाए तो एवरेज है 2, लेकिन अगर हिंदूज़ की बात की जाए तो इट इज़ 1.94, मुस्लिम्स की बात की जाए तो 2.36, क्रिश्चियंस 1.88, सिख्स 1.61, बुद्धिस्ट 1.39 विच इज़ मिनिमम, एंड जैन 1.6। तो मिनिमम है बुद्धिस्ट के अंदर, मैक्सिमम है मुस्लिम्स के अंदर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम्स हैव रजिस्टर्ड शार्पेस्ट डिक्लाइन। अगर सबसे ज़्यादा कहीं डिक्लाइन हुआ है फर्टिलिटी रेट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में, तो वो है मुस्लिम्स के अंदर। आप देखो, या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 1 से अगर कंपेयर किया जाए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में, तो शार्पेस्ट डिक्लाइन हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन TFR ऑफ मुस्लिम। इट हैज़ बीन अ डिक्लाइन ऑफ 46.5%। तो मुस्लिम्स फर्टिलिटी रेट हैज़ सीन शार्पेस्ट डिक्लाइन अक्रॉस ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़। वो बात अलग है कि अभी भी मुस्लिम्स के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है, येट दे हैव रजिस्टर्ड हाईएस्ट डिक्लाइन ऑल्सो, शार्पेस्ट डिक्लाइन ऑल्सो। अब इसी आर्टिकल में कुछ और ज़रूरी बातें की गई हैं जो आपको एस्से में या इंडियन सोसाइटी में आंसर्स लिखने में मदद करेगा। देखिए, अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या हमारी भी जो क्रूड अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग फर्टिलिटी को रिलीजन से जोड़ करके देखते हैं कि फर्टिलिटी हैज़ सम रिलीजियस फैक्टर्स ऑल्सो, कि पर्टिकुलर रिलीजन प्रमोट करता है ज़्यादा बच्चे होना, बट ऐसी बात नहीं है। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 है, इसने सर्वे करके ये भी पता किया है कि फर्टिलिटी का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो लिटरेसी से, एम्प्लॉयमेंट से, इनकम से या एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज से है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजियस फैक्टर्स, क्योंकि मुस्लिम परिवार में भी जो लिटरेट परिवार हैं, जहाँ पे रोज़गार है, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, बेहतर हेल्थ सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है। तो रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है फर्टिलिटी रेट से, इट ऑल हैज़ टू डू विथ दीज फैक्टर्स। फिर भी अगर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में अगर गैप है या मुस्लिम्स के अंदर आज भी टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हाईएस्ट है, तो उसके पीछे कारण ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है इन 4 फैक्टर्स में अभी भी डिसएडवांटेजियस है, और कोई कारण नहीं है। रिलीजन पर से इज़ नॉट ए रीजन फॉर हाई फर्टिलिटी रेट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वोट वैल्यू ऑफ MPs in presidential election, and this topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view.
तो आपने बेसिक पॉलिटी में तो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ज़रूर पढ़ रखा होगा, मैं बस रिवाइज करा देता हूँ। आर्टिकल 55 स्टेट्स द मैनर इन विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी इलेक्टेड। तो सबसे पहले तो वो बात करता है कि देयर विल बी एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स कौन कौन से लोग वोट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, माइंड इट, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, elected members of state legislative assembly and elected members of union territories having legislative assembly, for example पौडीचेरी, फॉर एग्जांपल दिल्ली। आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी होगा जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो ये सब हैं इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, यानी कि कौन किसको वोट कर रहा है वो पता नहीं चल पाता है, सब लोग सीक्रेटली वोट करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्ड in accordance with the system known as proportional representation and single transferable vote। आई होप आप ये दोनों टर्म तो ज़रूर पढ़ रखा होगा आपने, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं, रमेश कुमार, मोहम्मद इकबाल, नरसिंह यादव, तो आप सीधा ऐसे स्टैंप लगा करके वोट नहीं देते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। आप ऐसे प्रायोरिटी देते हैं कि मैं मोहम्मद इकबाल को नंबर 1 दे रहा हूँ, रमेश कुमार को दूसरे नंबर पर, नरसिंह यादव को तीसरे नंबर पर। इस तरीके से आप वोट देते हैं जिसमें एक जगह पे स्टैंप नहीं लगाते हैं किसी एक नाम या पार्टी के आगे, आप कैंडिडेट को आप प्रायोरिटी देते हैं। और होता क्या है कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग होती है तो जिनको जिनको नंबर 1 वोट मिला है वही काउंटिंग होती है। मतलब ये वाला जो वोट है ये मोहम्मद इकबाल साहब के खाते में गिना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी ने रमेश कुमार को 1 दिया है, मोहम्मद इकबाल को 2 दिया है, नरसिंह यादव को 3 दिया है, तो वो वाला वोट रमेश कुमार के खाते में गिना जाएगा। तो इस तरीके से जब फर्स्ट राउंड की वोटिंग होती है तो सिर्फ नंबर 1 प्रेफरेंशियल वोट गिना जाता है। और उसके बाद देखा जाता है कि मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट हैं, तो उसमें से जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिला है उसको भी मेजॉरिटी मिल पाया या नहीं। और अगर मेजॉरिटी मिल गया यानी कि 50% से ज़्यादा मिल गया तो उस कैंडिडेट को वहीं पे इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1235 वोट्स हैं टोटल, तो 618 वोट्स अगर किसी भी कैंडिडेट को मिल जाता तो उसको हम लोग वहीं इलेक्टेड डिक्लेयर कर देते, लेकिन किसी को भी नहीं मिला। स्वराज्यम को भी इस केस में सबसे ज़्यादा मिला तो 450, तो 50% ज़्यादा किसी को नहीं मिला। तो उस केस में कैसा होगा कि जो कैंडिडेट सबसे पिछड़ रहा है, यानी कि इस केस में वेजली सबसे ज़्यादा पिछड़ रहा है, तो इसकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। और वेलिजिली को जो नंबर 1 मिला था वो तो वेलिजिली की तो कैंडिडेचर कैंसिल हो गई, तो उस केस में जो भी नंबर 2 पे था उसको उसकी वोट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा क्योंकि ये बेसिक पॉलिटी का हिस्सा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बेसिक पॉलिटी ज़रूर पढ़ रखा होगा। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबसे पहले काउंट वोटर्स फर्स्ट चॉइस, और उसी के बाद अगर मेजॉरिटी डिक्लेयर हो जाती है तो विनर इज़ फाउंड। अगर नहीं होती है तो देन यू एलिमिनेट द बिलो कैंडिडेट्स, और उसके बाद जो बिलो कैंडिडेट को आप एलिमिनेट करके, जैसे इस केस में वेलिजिली को एलिमिनेट करके आप उसकी वोट जो है, जो भी उसको दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी में जो नाम था उसको ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से काउंटिंग करेंगे, और जैसे ही मेजॉरिटी आपको मिल जाएगा विनर विल बी अनाउंस्ड। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं क्या होता है। देखो, नॉर्मल जब लोकसभा का इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होता है तो वी फॉलो द प्रिंसिपल नोन एज 1 पर्सन 1 वोट। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैसा होता है कि अलग अलग स्टेट्स के एमएलएस की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। तो मान लीजिए कि सिक्किम का एमएलए है तो उसकी वोट वैल्यू कितनी होगी, तो सिक्किम की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलएज ऑफ सिक्किम डिवाइडेड बाय ओवरऑल 1000, दैट इज नोन एज द वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज ऑफ सिक्किम। फॉर एग्जांपल अब देखिए बिहार में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें हैं 243 टू 43, और बिहार की जनसंख्या ये 4 करोड़ 21 लाख 26 हज़ार इस तरह से। तो वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ बिहार विल बी population of Bihar divided by number of seats in Bihar Legislative Assembly divided by total 1000, तो it will be equal to 173। तो बिहार के हर एक एमएलए का वोट वैल्यू होगा 173, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस विल बी द वोट वैल्यू ऑफ एमएलए फ्रॉम यूपी और सिक्किम। यूपी की अपनी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स ऑफ यूपी डिवाइडेड बाय 1000, तो यूपी का अपना होगा, सिक्किम का अपना होगा,
असम का अपना होगा। अब इसके बाद अलग अलग स्टेट्स की एमएलएस की वोट वैल्यू निकाल ली गई और सारे स्टेट्स के एमएलएस की वोट वैल्यू को जोड़ दिया गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट असाइंड टू एमएलएस, पूरे इंडिया भर में जितने भी एमएलएज हैं अलग अलग स्टेट से, सबकी वोट वैल्यू को जोड़ दी गई और फिर उसको डिवाइड कर दिया गया विद टोटल नंबर ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कंबाइंड, और इलेक्टेड एमपीज तो 543 प्लस 238, और इससे फिर निकल के आता है द वोट वैल्यू ऑफ एमपीज। तो देखिए, मान लीजिए कि टोटल वैल्यू जो 2017 में जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी चुन के आए थे, तो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज पूरे इंडिया भर में जितने भी एमएलएज थे सबकी वोट वैल्यू मिला ली गई, तो दैट वाज 5,49,495। ठीक है, अब टोटल वैल्यूज ऑफ एमएलए 5,49,495, उसको डिवाइड कर दिया हमने टोटल नंबर ऑफ एमपीज से। टोटल नंबर ऑफ एमपीज 543 प्लस 238, तो दिस डिवाइडेड बाय 543 प्लस 238, वो जो भी वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्शन में हर एक एमपी का वोट वैल्यू निकाला जाता है। तो अलग अलग स्टेट्स के एमएलएस का वोट वैल्यू अलग है। फॉर एग्जांपल पंजाब के एमएलए का वोट वैल्यू 116, राजस्थान का 129, उत्तर प्रदेश का 208, उत्तराखंड का 64, उड़ीसा का 149। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के एमएलएस का वोट वैल्यू अलग है, लेकिन सारे स्टेट्स के एमएलएस के वोट वैल्यूज़ को गिन लिया गया और फिर एमपी से डिवाइड कर दिया गया नंबर ऑफ एमपी से, तो वी गेट द वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी। तो पिछले बार जब 2017 में इलेक्शन हुआ था तो वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी वाज 708, एक एमपी की वोट वैल्यू थी 708। जब 2017 में इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी चुने गए थे, तो टोटल 776 एमपीज, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस 5,49,408, तो दिस डिवाइडेड बाय 776 इज इक्वल टू 708। हम इस साल इस नंबर पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस साल फिर से जुलाई 2022 में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला है, लेकिन इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो एमपीज़ की वोट वैल्यू है वो 708 से घट करके 700 पे आने वाली हैं। ऐसा क्यों होगा? तो इसके पीछे कारण है द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर। जब 2017 में इलेक्शन हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था और वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 83 सीटें थीं। वहाँ के हर एक एमएलए की अपनी वोट वैल्यू थी, तो उसको गिन करके टोटल वोट वैल्यू आ रही थी 5,49,408। लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है सिंस 2019, और जम्मू एंड कश्मीर में यूनियन टेरिटरी है विथ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को भी वोट करने का अधिकार होगा इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन आपको पता है कि अभी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई नहीं है। कल ही जो मैं सैटरडे को न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कस कर रहा था, वहाँ पे मैंने जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए डीलिमिटेशन कमीशन का फैसला आपको बताया कि कैसे 90 सीटें होंगी। तो अब तो डीलिमिटेशन कमीशन जाकर के अभी बना है, अब वहाँ इलेक्शन होगा, उसके पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाएगा जुलाई 2022 में। तो यानी कि मुद्दा ये है कि जुलाई 2022 में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तब तक जम्मू एंड कश्मीर द यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसी कारण से टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स हैं ऑफ एमएलएज वो कम हो जाएंगे, 5,49,000 नहीं रहेगा। तो जब टोटल नंबर ऑफ वोट एमएलएज के कम हो जाएंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो फिर उसको 776 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी समवेयर क्लोज टू 700। इस बार जम्मू कश्मीर पहले तो स्टेट था, अब लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा सिंस अभी तक इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हुई नहीं है। एंड दैट इज हाउ द वोट वैल्यू ऑफ एमपीज इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल कम डाउन फ्रॉम 708 टू 700 दिस ईयर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ड्रेनेज सिस्टम, ज्वेलरी एंड टॉयज फाउंड इन राखी गरी एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पन साइट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको तो पता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के कई सारे एक्सकेवेशन साइट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, जैसे मोहनजोदारो इन सिंध, हरप्पा इन पंजाब पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कालीबंगन इन राजस्थान इंडिया, राखी गरी इन हरियाणा, ढोलावीरा in Gujarat and Lothal which was port city in Indus Valley civilization in Gujarat.
अब ये करंट आर्टिकल जो है वो इस राखीगढ़ी एक्सकेवेशन साइट से रिलेटेड है जो हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। राखीगढ़ी के अंदर 7 इस तरह के कब्रिस्तान हैं, सेमेट्रीज हैं या माउंट्स हैं। तो 7 इस तरह के 2 गांव हैं राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी में 2 गांव हैं, राखी खास एंड राखी शाहपुर। उन 2 गांव के वहाँ पे 7 एक्सकेवेशन साइट्स मिले हैं जो पुराने ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में कब्रिस्तान हुआ करते थे। उसमें से माउंट नंबर 7 से, जिसको टेक्निकल नाम दिया गया RGR-7, वहाँ से 2 ह्यूमन स्केलेटन को एक्सकेवेट करके निकाला गया है और जिसको साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। दैट इज़ द न्यूज़। अब जो रिजल्ट निकल के आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, जब आएगा कुछ स्पेसिफिक बातें निकल के आएंगी। तो इस 2 जो ह्यूमन स्केलेटन्स निकाले गए हैं फ्रॉम माउंट नंबर 7, वहाँ से कुछ पॉट्स एंड आर्टिफैक्ट्स भी निकाले गए हैं। ये आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर रहा था बस ताकि आपको ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स हैं वो एक बार रिवाइज करा दूँ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिशन भूमिपुत्र एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, असम सरकार की कैबिनेट ने हाल फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट फैसले लिए हैं। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट कैबिनेट फैसले हैं। पहला है फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बदल दिया गया है, स्पेशली यूरिया के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के SOP बदल दिया गया है। पहले कैसा था कि यूरिया के कई सारे होल सेलर्स थे। अब ये होल सेलर्स क्या कहते थे, सरकार से सस्ते दामों पे यूरिया ले लेते, यानी कि सरकार से सब्सिडी ले लेते थे यूरिया के लिए, और फिर ये यूरिया आगे इंडस्ट्रीज़ को महंगे दामों में बेच देते थे। सरकार तो सब्सिडी देती है यूरिया पे ताकि ये होल सेलर्स फार्मर्स को सस्ते दामों पे यूरिया प्रोवाइड कराएं, लेकिन ये लोग सरकार से सब्सिडी ले तो लेते थे लेकिन उसको इंडस्ट्रीज़ को बेच देते थे और बीच में प्रॉफिट खा जाते थे। तो इसलिए अब क्या किया गया है कि जितने भी होल सेलर्स थे उनको कहा गया है कि नाउ यू हैव टू रजिस्टर एज ए रिटेलर, यानी कि अब इनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऑल होल सेलर्स हैव बीन रजिस्टर्ड एज रिटेलर्स एंड स्टेट मार्केटिंग बोर्ड ऑफ असम विल बी द सोल होल सेलर इन असम। और अब वह सीधा सब्सिडी वहाँ से आएगा और वहाँ से फार्मर्स को पास होगा। तो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द स्टेट कैबिनेट ऑफ असम कि न्यू SOP फॉर फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन इन असम। दूसरा है मिशन भूमिपुत्रा। याद रखना, मिशन भूमिपुत्रा हो सकता है सीधा सीधा तुमसे PT में पूछ लिया जाए कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मिशन भूमिपुत्रा वुड फैसिलिटेट ईजी एंड हैसल फ्री एक्सेस टू कास्ट सर्टिफिकेट। अभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में कितना तकलीफ झेलना पड़ता है, अलग अलग ऑफिसेज में जाना पड़ता है। अब उसको एड्रेस करने के लिए मिशन भूमिपुत्रा लेकर के आई है असम सरकार। सीधा सीधा आपसे PT में इस तरह का सवाल पूछ लेगा। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पीस प्राइज मिला तो था, लेकिन नॉट इन 2017, इट वाज इन 1977। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सागरमाला प्रोजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन है? तो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये गलत है ऑफकोर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव 2024 तक इंडिया का एक्सपोर्ट डबल करना बिल्कुल नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ। ये मैंने डी गलती से दे दिया है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।